नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। कल जो है खबर आई कि एयरटेल ने स्टारलिंक, एलन मस्क के स्टारलिंक के साथ समझौता कर लिया है। और आज सुबह तड़के ये भी खबर आ रही है कि जियो, यानी मुकेश अंबानी की जो जियो है, उसने भी स्टारलिंक के साथ समझौता कर लिया है। यानी देश के दो दिग्गज टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने स्टारलिंक के साथ हाथ मिला लिया है, समझौता कर लिया है। अब ये क्यों हुआ? पहले तो कहा जा रहा था कि ये दोनों लोग ही उनके आने का विरोध कर रहे थे, यानी स्टारलिंक को भारत में एंट्री देने से मना कर रहे थे, कह रहे थे कि इनको दरकिनार किया जाए, या तमाम तरह की बातें चल रही थी। अब इसी पूरे मामले को, इस जटिल मुद्दे को आसान भाषा में विस्तार से हमारे साथ समझाने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बड़ी खबर आ रही है सर, आपने ही पिच की थी कल भी कि एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ समझौता कर लिया, और आज देखिए खबर आ रही है कि जियो ने भी हाथ मिला लिया। सर ये है माजरा क्या? बिल्कुल, देखिए दोनों बड़ी कंपनियां जो देश की टेलीकॉम सेक्टर में है, नंबर 1 और नंबर 2 पे जियो पहले नंबर पे है, एयरटेल दूसरे नंबर पे है। दोनों ने ही एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ हाई स्पीड इंटरनेट, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज को भारत में लोगों को मुहैया कराने के लिए एक एग्रीमेंट पे साइन किया है, करार किया है दोनों लोगों ने, दोनों कंपनियों ने जी। इसका असर देश के जो करोड़ों जो लोग हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। स्टारलिंक के साथ जब ये करार हुआ है तो जो देश में सेटकॉम के आने की बात है, अब वो और स्पीड अप हो जाएगी। वहाँ पे हम बहुत तेज़ी से काम होते हुए देखेंगे। अभी स्टारलिंक को इस मामले में कई रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने होंगे। बहुत जल्दी आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगले कुछ महीने में या हो सकता है इस साल के आखिर तक देश में हम सेटकॉम के जरिए इंटरनेट आपके मोबाइल तक आ सकता है, ऐसा होते हुए देख सकते हैं। और ये देश के दूर दराज में मौजूद लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात होगी। जी जी। लेकिन सर इस समझौते को तभी, मतलब अगर कहा जाए कि अमली जामा पहनाया जा सकता है जब स्पेसएक्स को केंद्र सरकार से भारत में स्टारलिंक जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, उपलब्ध कराए जाने की मंजूरी दी जाएगी। ये वाला मामला क्या है सर? इसको भी थोड़ा अगर आसान भाषा में आप समझा सकते हैं। नहीं, देखिए टेलीकॉम सेक्टर हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है, जैसा बैंकिंग सेक्टर है वैसा ही टेलीकॉम सेक्टर है। डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उसके नीचे ठीक ट्राई है। ट्राई रिकमेंडेशन देता है, ट्राई रूल्स फ्रेम करता है किसी भी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स के लिए जी। तो सबसे पहले एलन मस्क को रिक्वायर्ड होंगे आपका अप्रूवल्स लेना सरकार से, डीओटी से, कि वो भारत में अपना सेटकॉम के जरिए टेलीकॉम सर्विसेज मुहैया करा सकती है। इसके बाद ही जो दोनों कंपनियां हैं, चाहे जियो है या एयरटेल है, वो किस तरीके से किन नियमों और शर्तों के आधार पे अपने अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सर्विसेज देंगे, उसका एक फिर रूपरेखा तय हो पाएगी जी। सर ये बहुत बड़ी खबर है। आप कह रहे थे कि दो बड़े जो दिग्गज हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स, अब इनको आंकड़ों से समझिए। देखिए देश में जो है सबसे ज्यादा जियो के 46 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। ये आंकड़ा कब का है? ये डेटा मैं आपको दे रहा हूं दिसंबर 2024 तक का। नंबर 1 पर आता है जियो जिसके पास है 46.51 करोड़ यूजर्स। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है एयरटेल, यानी 28.07 जो है करोड़ जो यूजर्स हैं वो एयरटेल के पास है। उसके बाद वोडाफोन आइडिया का नंबर आता है जो तीसरे पायदान पर है और उनके पास है 12.63 करोड़। और सबसे नीचे है चौथे पायदान पर बीएसएनएल 3.10 करोड़। तो यानी जो मोटा मोटी अगर चार प्लेयर्स देखें सर, तो दो जो बड़े दिग्गज हैं 46.51 करोड़ और 28.07 करोड़। तो आउट ऑफ मैंने ये जो कैलकुलेशन किया है सर, 74.58 करोड़ जो यूजर्स हैं अब वो स्टारलिंक के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। सर ये बहुत बड़ा कदम है। नहीं, ये यूजर स्टारलिंक और बेस होगा, ये यूजर बेस है। अभी जो मुस्सिम के जरिए जो चला रहे हैं वो हैं, इसमें ब्रॉडबैंड के जो घर पे आपको ब्रॉडबैंड मिल रहा है वो सर्विसेज भी शामिल है। अब जो स्टारलिंक के साथ समझौता होगा उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो रूरल एरियाज में है, जो ग्रामीण इलाकों में है, जो अनटैप्ड पॉपुलेशन है जिसको जिस तक मोबाइल सर्विसेज नहीं है, इंटरनेट नहीं है। सबसे बड़ा फायदा वहां होने वाला है। बाकी अगर जो स्पीड है, इंटरनेट की स्पीड है, या जो बंडलिंग करके अगर कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स या किफ़ायती दाम में अगर प्रोडक्ट्स मिलती है तो हो सकता है जो बाकी का एरिया, अर्बन एरियाज हैं या टाउन हैं,
वहां पे भी लोग इसको ऑप्ट कर सकते हैं जी कि आप इंटरनेट के जी सेटकॉम के जरिए आप इंटरनेट जी अपने जी। पास हासिल अब करें। सर ये दोनों जो डील हुई है उसको आसान भाषा में समझते हैं। जैसे देखिए पहले हम आपको समझाते हैं कि जियो स्पेसिक्स डील है क्या। तो कंपनी की ओर से जो बयान जारी किया गया उसमें उन्होंने कहा है कि जियो अपने रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ अपने ऑनलाइन स्टोर फ्रंट के जरिए स्टारलिंक जो सॉल्यूशंस है वो मुहैया कराएगा। जियो का कहना है कि समझौते के जरिए दोनों ही कंपनियां भारत के सबसे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों सहित पूरे देश में भरोसेमंद ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने के लिए अपनी जो मजबूत स्थितियां हैं उनका फायदा उठाएंगी। ये बात हो गई सर एयरटेल की। अब बात करते हैं जियो की। जियो ने जो समझौता किया उसके बाद कंपनी ने क्या कहा है। तो समझौते के तहत उन्होंने कहा कि स्पेसिक्स और एयरटेल बिजनेस और जियो शैक्षणिक संस्थाओं यानी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, स्वास्थ्य सेवा केंद्र और दूर दराज के क्षेत्र में स्टारलिंक सेवाओं को देने का काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। एयरटेल ने यह भी कहा है कि मौजूदा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टारलिंक टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट करने की जो जितनी भी संभावनाएं हैं उसको भी तलाशी जाएगी। ये दोनों जो बातें सामने आ रही हैं सर, इससे क्या आप देख रहे हैं, इससे क्या नहीं, ये देखिए रिवोल्यूशनरी है। जी आपको याद होगा जब यूक्रेन युद्ध हुआ था जी तब स्टारलिंक ने वहाँ पे अपनी जी सेटकॉम के जरिए सर्विसेज लोगों तक मुहैया कराई थी, जिससे कि लोग अपने डेटा सर, ले सकें या एक्सेस कर रिक्वायरमेंट सकें। रेज कर सकें। यही जो चीज़ है अब इंडिया में जब आएगा तो बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसके पास जी जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं और ख़ास तौर पर इंटरनेट है वो इसलिए नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि वहाँ पे वायर्ड आपका जी कनेक्शंस नहीं है। हिली एरियाज़ में आप चले जाइए, कोस्टल एरियाज़ में चले जाइए, आप दूर दराज जंगल वाले एरियाज़ हैं, एमपी के हो गए, छत्तीसगढ़ के हो गए, या उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, इन इलाकों में जो लोग हैं अब मोबाइल फ़ोन तकरीबन सबके पास है। सर तकरीबन हर व्यक्ति को अब इंटरनेट की ज़रूरत है ताकि वो अपने बहुत सारे बैंकिंग से जुड़े या जी दूसरे कामकाज हैं, एनरोलमेंट है कई सारे ऐसे, वो सब आप मोबाइल के ज़रिए आप कर पाते हैं। जी मोबाइल नंबर अब मैंडेटरी हो गया है बहुत सारी सरकारी सर्विसेज के लिए जी भी। जी तो जब वहाँ ये सर्विसेज आपको इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में सेटकॉम इस वक्त एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी एक स्टेप है जो कि रूरल इलाकों में और ऐसे लोगों को आप मुहैया करा सकते हैं। जी जो दूसरी बात है कि स्वास्थ्य सर्विसेज हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं या जी दूसरे ऐसे ऑपरेशंस हैं, वहाँ पर भी जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे अब आप इंटरनेट दे पाएंगे सेटकॉम के जरिए और वो भी कनेक्टेड होके बहुत बेहतर सर्विसेज आप मुहैया करा सकते हैं। तो जी ये एक ऐसा कदम है जो वाकई सबके लिए कारगर है, लेकिन इसमें एक कैच इस बात का है जी कि क्या जो सेटकॉम के जरिए मिलने वाली जो सर्विसेज हैं इंटरनेट की, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं, क्या वो अफोर्डेबल होंगी, क्या वो ऐसी होंगी जो कि एक कम कमाई वाला तबका है या कम कमाई वाला वर्ग है वो उनको अफोर्ड कर पाएगा, जी वो उसको जी ले पाएगा। प्राइसिंग क्या होती है वो एक इसमें सबसे बड़ा मसला साबित होने वाला है। सर, हालांकि इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है उसको मैं कोट करूंगा। स्टारलिंक ने इंडिया के लिए जो प्लान है उसका तो घोषणा अभी तक की भी नहीं है, लेकिन अगर भूटान जो हमारा जो पड़ोसी जो मुल्क है सर, वो पड़ोसी जो हमारा जो राज्य है, जो देश है, भूटान की बात की जाए तो वहाँ जो है प्राइसिंग अगर मैं देख पा रहा हूँ सर, तो वो तो बहुत अच्छी खासी नज़र नहीं आती हुई दिख रही सर। 2 ही प्लान्स है भूटान के स्टारलिंक प्लान्स, एक है रेसिडेंशियल लाइट प्लान। अब वो 3,000 रुपये आसपास बैठ रहा है सर प्रति महीने। उसमें आपको स्पीड जो है 23 MBPS से लेकर 100 MBPS तक का स्पीड मिल रहा है। ये सुटेबल है क्या ब्राउजिंग के लिए, सोशल मीडिया के लिए और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए। और जो दूसरा प्लान है स्टैंडर्ड रेसिडेंशियल प्लान, ये तो बैठ रहा है सर 4200 रुपये के आसपास, और इसमें आपको स्पीड मिल रही है 25 MBPS से 110 MBPS के आसपास। तो मुझे लगता है कि सर ये तो अफोर्डेबल कहीं से नहीं लग रहा है सर, लेकिन इसमें क्या कोई और पेच है तो वो आप समझाना नहीं, चाहें। इसमें पेच एक जो हो सकता है वो है स्पेक्ट्रम का एलोकेशन। ओके ओके स्पेक्ट्रम भारत सरकार ने जो एक तय किया है कि हम स्पेक्ट्रम जो सेटकॉम का स्पेक्ट्रम है उसको हम नीलाम नहीं करेंगे, उसको हम एलोकेट करेंगे कंपनियों को, चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो हो या बाकी वोडाफोन आइडिया हो। वो एक कदम ऐसा है जो कि इसकी कीमतों को कम कर सकता है। अब ओके पूछिए कैसे करेगा कम? जी प्लीज कैसे बताएं। देखिए, नीलामी अगर होगी, जैसा कि स्पेक्ट्रम की 4G 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई, उसमें सरकार के को रेवेन्यू के तौर पर बड़ा पैसा हासिल हुआ। ठीक है। एक एक कंपनी को लंबी चौड़ी रकम देनी पड़ी, जी वो कर्जा लिया गया। जब आप उस तरह से सेटअप करते हैं 4G या 5G का,
वहां पे आपकी कॉस्ट बढ़ती है, स्पेक्ट्रम का खर्च है और दूसरा खर्च आपके साथ एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये है कि फिर जब आप कंज्यूमर को देते हैं तो प्लान आपका महंगा हो जाता है, आपकी कॉस्टिंग ऊपर होती है। अगर आप स्पेक्ट्रम सरकार फ्री में दे रही है, एक सर्टेन सेट ऑफ स्पेक्ट्रम अगर आपको एलोकेट कर रही है, इसका मतलब है आपका वो 10, 20, 30, 40 हजार करोड़ रुपए वो सीधे बच रहे हैं। वो पैसे से आप पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं और इसी के आधार पर जो सेटकॉम है उसकी सर्विसेज, जो इंटरनेट आएगा वो सस्ता हो सकता है। जी। लेकिन ये देखना होगा कि एक्चुअल क्या सिचुएशन बनती है। और इसी चीज को लेके जो एयरटेल थी और जियो था, ये विरोध कर रहा इनके बीच में एक लंबा चौड़ा गतिरोध रहा। मामला क्या था, इसको भी समझा दीजिए, क्योंकि देखिए कहानी से जुड़ा हुआ है। इसलिए रिलायंस जियो हमेशा से ये चाहती थी, जब सेटकॉम की शुरुआत हुई, बात सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की बात हुई, तब रिलायंस भारत में आने वाले, हाँ नहीं, जब से इसका पूरा मसला शुरू हुआ सैटेलाइट के लिए स्पेक्ट्रम, सेटकॉम के लिए स्पेक्ट्रम को किस तरह दिया जाना चाहिए, तो जियो की हमेशा से ये तर्क था कि इसको नीलाम करना चाहिए। वजह उसकी ये है कि रिलायंस जियो के पास लंबी चौड़ी पूंजी है और वो चाहती है कि उस आधार पर ज्यादा स्पेक्ट्रम हम सेटकॉम का खरीद लें, और जो भी स्पेक्ट्रम ले रहा है तो कंपनियों को आपको पैसा देना पड़ेगा, आपके लिए पूरी की पूरी कॉस्टिंग का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। एयरटेल और बाकी कंपनियां चाहती थी कि इसको एलोकेट किया जाए ताकि हर कोई इस गेम में पार्टिसिपेट कर सके। और एयरटेल का एक बड़ा तर्क ये था कि अगर इसको आप एलोकेट नहीं करेंगे तो जो हमारा जो बेनिफिशियरी तबका है जिसको लाभ हम देना चाहते हैं उसके लिए सर्विसेज महंगी हो जाएंगे, और वो कोर पर्पस जो है सेटकॉम का कि सस्ते दर पर मिलनी चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, वो मीट नहीं कर पाएगा। लेकिन सर इसमें एक और पेच है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार ही देखिए 30% का हायर टैक्सेशन लगता है किस पे, फॉरेन डिजिटल सर्विसेज पे, इंडिया में बात की जा रही। इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया है। और स्टारलिंक का प्लान जो है ये कहा जा रहा है कि भूटान से भी ज्यादा महंगा होता हुआ दिख सकता है। यहां पोटेंशियली उन्होंने कहा है कि जो स्टार्टिंग प्राइस है 3,500 रुपए से लेकर 4,500 रुपए प्रति महीने तक जा सकती है। खैर अब ये बाद में देखना होगा सर। नहीं, अगर ये प्राइसिंग मान लीजिए हाइपोथेटिकली भी अगर हम इसको कंसीडर करें, अगर ये प्राइसिंग 3,000 रुपए महीने का पर हाउसिंग गया, एक परिवार के लिए गया, तो ये कतई अफोर्डेबल नहीं है। आपको याद होगा पिछले साल अगस्त में जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, रिलायंस जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, इन सब ने अपने टैरिफ बढ़ाए थे, इन सब ने अपने प्रीपेड पोस्टपेड प्लान्स के दाम बढ़ा दिए थे। उसके बाद से देश में जिस तरह का वो एक गुस्सा दिखाई दिया कस्टमर्स में, लोगों ने इधर से उधर स्विच किया, बड़े पैमाने पर बीएसएनएल पर शिफ्ट हुए, तो लोग आपको समझिए कि मोबाइल सर्विसेज पे गांव देहात में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि पर्पस आप जो सॉल्व करना चाह रहे हैं कि दूर दराज क्षेत्रों में हम कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, वहां के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय भी देखिए सर, उनके पास उतना पैसा थोड़ी है कि वो डालेंगे। तो भारत नेट जो है प्रधानमंत्री मोदी का जो बड़ा एक योजना चल रहा है वो अभी चल रहा है सर, वो तो उसको फ्री देने की बात की जा रही थी। आप 3,500 रुपए लेंगे तो कहां से आएगा? नहीं, अफोर्डेबिलिटी का एस्पेक्ट देखना होगा। सरकार इसको किस तरह से प्राइसिंग को चेक करती है, किस तरह से प्राइसेस रखे जाते हैं, वहां ही सारा गेम फंसेगा कि ये सर्विसेज भारत के लिए कितनी कारगर हो पाएंगी या कितने लोग इसको अडॉप्ट करेंगे। जी, अब जाते जाते सर एडिशनल जानकारी दे देते हैं फटाफट कि स्टारलिंक है क्या। देखिए 100 से ज्यादा देशों में सैटेलाइट के जरिए ये इंटरनेट सेवा देती है। इसके पृथ्वी की निचली कक्षा यानी जो बहुत सारे स्ट्रैटेजी जो रहती है सर, जो अर्थ के नीचे, हाँ नहीं वो स्ट्रैटोस्फीयर रहता है, वो जो तमाम तरह के जो लेयर्स होते हैं उसके निचली कक्षा में 7,000 से ज्यादा सैटेलाइट का इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट का नेटवर्क है। सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल आसानी से किया जा सकता है। अब इसके किट में क्या क्या शामिल होता है ये भी जानिए। देखिए राउटर होगा, पावर सप्लाई, केबल, माउंटिंग, ट्राइपॉड दिया जाता है। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए डिश को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। iOS और एंड्रॉइड पर स्टारलिंक का जो ऐप है वो मौजूद है जो सेटअप के लिए मॉनिटरिंग करता है। अब ये कैसे अलग होगा ये भी जानकारी ले लीजिए। देखिए जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां फाइबर ऑप्टिक्स और मोबाइल टावर से इंटरनेट आपको दे रही है, यानी जो आपके 74.58 जो करोड़ यूजर्स हैं वो कैसे ले रहे हैं सर इंटरनेट की सुविधा, फाइबर ऑप्टिक से या मोबाइल टावर से। स्टारलिंक जो है सैटेलाइट नेटवर्क पर आधारित है। ये छोटे उपग्रहों, ग्राउंड स्टेशनों, जो मैंने बताया सर निचली कक्षा वाला बात, और यूजर टर्मिनल्स के जरिए काम करता है। इसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आइए स्पीड पर, जिस सवाल का आप इंतजार कर रहे थे कि क्या स्पीड होगा, तो स्टारलिंक के सैटेलाइट ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के मुकाबले धरती से ज्यादा करीब यानी 550 किलोमीटर तक ये स्थित होता है सर, जहां से ये हमें इंटरनेट जो है सेवा देते हैं। इससे तेज इंटरनेट मिलता है और स्टारलिंक का
का दावा है कि 150 Mbps तक की स्पीड देती है, जो फाइबर ब्रॉडबैंड से कम है लेकिन पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट से बेहतर है। अब सर भारत में क्या बदलाव होगा ये हम लोग देख लेते हैं। ये बड़ा अच्छा आंकड़ा है सर। कहा जा रहा है कि स्टारलिंक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये उन क्षेत्रों में इंटरनेट सर्विस देगा जहां ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र आ जाएंगे, दूर दराज के स्थान आ जाएंगे, जगह आ जाएगी, और यहां तक कि प्राकृतिक आपदाओं से जो प्रभावित क्षेत्र है वहां भी कनेक्टिविटी को हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं सर। एक बहुत ही रोचक आंकड़ा है सर। देखिए हमारे देश में दूर दराज के कई इलाकों में इंटरनेट की पहुंच अभी नहीं है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि मार्च 2024 तक ग्रामीण टेली डेंसिटी जो है 59.1% के आसपास थी। यानी जो 40% का जो गैप है सर, 39%, 40-41% का जो गैप है, उन क्षेत्रों के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब आप कुछ कंक्लूड करना चाहें उसके बाद तो नहीं, बिल्कुल। सारा देखिए, सेटकॉम की तैयारी तो पिछले 2-3 साल से चल रही थी। उसको जी। लेके पॉलिसीज क्या रहेंगी, इसको कैसे एलोकेट किया जाएगा, वो सब कहानी हम सबने देखी गुजरे वक्त जी। में। पूरा का पूरा मामला प्राइसिंग पे भारत में डिपेंड करेगा। इंडिया एक अफोर्डेबल मार्केट है। जी। यहाँ पे अगर प्राइसिंग ठीक रखी जाएगी, प्राइसिंग दुरुस्त रखी जाएगी, तो सेटकॉम एक वाकई में एक बड़ा बदलाव ला गेम सकता है। और शायद जियो और एयरटेल को भी ये बात इस बात का पता है, और इसीलिए उन्होंने पहले ही यहाँ वक्त पे आ रहते ही स्टारलिंक के साथ करार किया है। और एक बड़ा तबका ऐसा है जिसको पूरी सर्विसेज के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। जिस तरह का फाइनेंशियल इंक्लूजन का मामला, उसी तरह डिजिटल इंक्लूजन का भी मामला है, जहां हर व्यक्ति के पास इंटरनेट का मोबाइल पे होना जरूरी है, ताकि बहुत सारी सर्विसेज को आप हासिल कर सकें। कोविड के समय में हम लोगों ने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी थी सर कि आपके बच्चे जो है, जो मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के, वो तो आप लैपटॉप से अपनी शिक्षा ले जा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जो डिवाइड था, इंटरनेट डिवाइड की भी बात उस समय की जी। जा रही थी। इसीलिए देखिए जो रूरल पेनिट्रेशन हुआ इंटरनेट का, वो भी अमली जामा पहनाया गया। भारत नेट हो, अब देखिए स्टारकॉम जो आ रहा है, जी। ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो चलिए देखना होगा कि आगे इस खबर पर क्या हम लोग आगे फॉलोअप देखते हैं, क्या खबर बनती है, तो उसको भी हम अपडेट करेंगे आपके साथ। तो इसी तरह देश दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।